दोस्तों, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि औरंगजेब जो था वो क्रूर शासक था कि न्याय पसंद इंसान था। वो एक दिन भर जो टोपियां बुना करता था और मंदिरें बनवाता था कि मंदिरों को तोड़ता था। क्योंकि जब से मूवी छावा रिलीज हुई है और संभाजी का महाराज का जो उनके ऊपर बिताए हुए जुल्म किए गए औरंगजेब द्वारा, वो सामने आया है दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पे। उसको देखकर जो एक पिक्चर तो हिट हुई अलग बात है, लेकिन लोगों को एक जो उनके साथ जुड़ा हुआ, जो उनके साथ इस तरह के जुल्म किए गए, उसके बाद से सवाल उठने लगा कि औरंगजेब जो है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन अब इसमें आम जो जनता है वो उससे बहुत जागरूक हो गया, क्योंकि वो पिक्चर ने इस तरह से संभाजी कैरेक्टर को दिखाया कि उनके साथ किस तरह के जुल्म किया गया, क्योंकि वो जो औरंगजेब के धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब ये मुद्दा इसलिए अभी उठ रहा था कि कई नेता लोगों ने, जो जैसे अबू आजमी हो गए, और उसके बाद एक से एक लोग आकर इसमें अपने अपने बयान देने लगे। लेकिन मुद्दा गरमाया अबू आजमी के बयान से। अबू आजमी ने एक न्यूज चैनल को बयान देते हुए उन्होंने ऐसी बात बोली, बयान देते हुए बोला, उन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया, ये मतलब बहुत न्यायप्रिय बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मंदिरों को बनवाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। इस तरह की बातें उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता कि वो क्रूर शासक था। ये जैसे ही बयान आया, उसके बाद से एक तरह से उनके खिलाफ एकदम एक बोल सकते हैं कि लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया। और नेता तो क्या होते हैं ना, कोई भी नेता किसी भी दल का हो, वो नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी औरंगजेब के बारे में तरह तरह, आप देखिए उद्धव ठाकरे जो थे, उन्होंने भी उस तरह से संभाजी महाराज नगर बनाने के लिए कई सालों से मांग हो रहा था, नहीं बनाया। जब उनकी सरकार जा रही थी उसके बाद इस पे उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उस समय उनको लग रहा था कि भाई जो मतलब औरंगजेब के खिलाफ कुछ करेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। नेता अपना फायदा नुकसान देखते हैं। और यही कारण है कि जो छावा के बाद एक मूवी रिलीज होने के बाद जो जनता में एक संभाजी महाराज को लेकर जो सिंपैथी, या बोल सकते हैं कि एक भावना जो जागृत हुई है, उसको बुलाने का नेता प्रयास कर रहे हैं। और इस दरमियान जो है अबू आजमी बयान दिए, उसके बाद जो विरोध होने लगा, तो अब ये बयान जो है यूपी तक पहुंच गया। उस पर योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में भाषण देते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, टिप्पणी दिया कि भाई आप यूपी में लेके आओ तो मेरे पास उपचार करने के साधन भी है। अब ऐसा कि उनके उनकी जो विधानसभा में उनकी सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं उनको जेल भेजा जाएगा। और इसमें देखिए तो इस बार जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जो चुनाव में उनको डेंट पड़ा, जो एक बाला साहेब ठाकरे का जो एक हिंदुत्व का जो बोल सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी था जिसके वजह से वो चुनाव जीत रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ा है। और उनकी ये पीछे छोड़ना उनके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। तो हमारे आज चर्चा का विषय वो नहीं है। हमारा चर्चा का विषय कि आखिर औरंगजेब के इतने महिमा मंडन करने वाले और जितने लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग अरब से आए हुए। पहला चीज, चाहे आप देखिए कि इसमें जो समाजवादी पार्टी के तो ये बोले थे अबू आजमी, इसके बाद आप देखेंगे राशिद अली कांग्रेस के पार्टी के आगे, सांसद हैं इमरान मसूद, वो भी उसके समर्थन में आ गए कि भाई औरंगजेब महान था, औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया पर शीर्ष पर थी। तो इस तरह से उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला भी कूद पड़े। तो जिस तरह से उसमें एक जेडीयू के बोल सकते हैं कि जेडीयू के भी जो मतलब नेता हैं, उनका भी जो खालिद अनवर का भी बयान आ गया कि औरंगजेब अच्छे राजा थे। तो इस तरह का बयान जो आया, उसके बाद ये सवाल उठता कि आखिर औरंगजेब था क्या। देखिए, मैं आज जो बात करूंगा और बताऊंगा आपके विवेक पे छोड़ूंगा। कई बार क्या होता है ना कि इतिहास को कुरेदते रहेंगे और खरोदते रहेंगे, हर आदमी जो है अपने हिसाब से उसका आकलन करता रहेगा, अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर पेश करता रहेगा। कई चीज हम अगर अपने विवेक पे
अपने बोल सकते हैं कि हम थोड़ा सा जोर डालें और समझने का प्रयास करें आज के सिचुएशन से और उस समय के सिचुएशन से, कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इतिहास को जानने के लिए क्या होता है, एक तो मान लीजिए कि जितने भी लोग आए, जितने भी चाहे फायान आया या हैंसांग आया या जो भी यहाँ पे भारत के बाहर से अल बरूनी कोई भी यात्री आया, उस समय उनके किताब पढ़िए, कई लोगों का मेगास्थनीज का भी बुक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके रेफरेंसेज मिल जाएंगे जहां पे बोला गया था भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये अपने इतिहास में दिखाया गया। उसका कारण क्या मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है कि भारत की जो एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जब आग लगाया गया महीनों भर जलता रहा, तो उसमें बुक्स थे, क्यों जलाया गया? केवल यही कारण नहीं होता है कि उसको जला दिया जाए और लूट लिया जाए। कई बार क्या होता है कि आपकी संपत्ति क्या होता है, आपके माइंड को कौन सा वॉच मतलब ड्राइव करता है, तो वो होता है आपका बुद्धि। बुद्धि कहाँ से होता है? जो किताबें उताबें पढ़कर आप इन चीजों से समाज को समझते हैं या पीढ़ियों दर पीढ़ियों समझने का प्रयास करते हैं, आपका जनरेशन समझेगी। लेकिन अगर उसी को मिटा दिया जाए और दूसरा उसमें भर दिया जाए, तो आप उसी के हिसाब से चलोगे, वही को सच मान लोगे। लेकिन अब हम बाद में बताएंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन पहले एक जो मैं दो तीन चीजें आपके ऊपर समझाने के लिए छोड़ देता हूं जो आप समझो। पहला चीज कि मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 ईस्वी में भारत में अटैक किया, ठीक है। उसके बाद से वो सफल नहीं हो पाया और मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर तनाइन का युद्ध जो 1192 में हुआ था, उस पीरियड में आप करीब करीब 450-500 साल का देख ले सकते हैं। अगर 712, अगर 700 ईस्वी ले लें और 1200 ईस्वी ले लें, उसमें से 25 घटा दें तो 475 साल हो जाता है, जब कोई बाहरी आक्रमणकारी ने भारत में राज करना शुरू किया। अब आते हैं कि 500 साल के इतिहास, एक अगर इतिहास के हटाकर देखें तो इसमें 3 मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएंगे। मुगल साम्राज्य पहली बार जो बाबर ने 1526 में भारत पे आक्रमण किया, और उस समय से पानीपत के बाद वो इन्हीं के इतिहास से चलते हैं देखे हुए, वहां पे शासन करने लगे। 1707 में जो औरंगजेब मर गया, तो 1526 से लेकर 1707 का निकाल दीजिए कितना हो गया, तो 200 साल भी नहीं हुआ। आप मतलब आप 200 साल से 180 साल 75 साल ये हुआ, ठीक है। अब आप ये 500 साल को अगर देखा जाए तो अगर 1.5-200 साल से करें तो 3 मुगल एम्पायर जो है वो ये 500 सालों में खत्म हो जाएगा। लेकिन वो 1.25 साल को इतनी ज्यादा पढ़ाया जाता है कि लगता है कि 1000 साल मुगलों ने शासन किया। लेकिन वो 500 साल के इतिहास को कहीं भी आपको देखने को किसी भी बुक में किसी भी किताब में नहीं मिलेगा कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने इन बाहरी जो इस्लामिक आक्रांता थे उनको भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। आखिर वो कौन थे? कितने आक्रमण करने के बावजूद भी वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। पहली सवाल। दूसरा सवाल कि आप देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज है कि राजस्थान में एक भी जिले का नाम जो है इस्लामिक नाम नहीं है। उसके बाद गुजरात में भी जाइए, औरंगाबाद में भी जाइए, महाराष्ट्र में बहुत कम मिलेंगे आपको। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में आज भी जो हिंदू मत को मानने वाले लोगों की, मतलब हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या आज ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम के या बाहरी आक्रांताओं ने 1000 साल इस देश पे राज किया, तो उनके हिसाब से पूरी तरह से कन्वर्जन हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि नहीं, वो कन्वर्जन नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे रह के और यहाँ के मिट्टी में मिल गए। तो भाई, जब ऑटोमन साम्राज्य, या देखिए मुंह से निकलता है जो उसके पहले जो खलीफा थे उनका नाम, उनका जो वो जो वंश था जिन्होंने दानिश की ऐसे कुछ वंश था, मैं मुंह से मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, उस वंश ने शासन किया।
और ऑटोमन साम्राज्य ने बाद में उसको टेक ओवर करके, और आप ऑटोमन साम्राज्य देखिए कि आजादी की लड़ाई तक वो बाद में डिक्लाइन करने लगी 1400 ईस्वी के बाद, लेकिन उस समय तक उन्होंने राज किया। और 70 साल में ही जहां तक ऑटोमन साम्राज्य इस्लामिक जो बोल सकते हैं कि इन्वेडर पहुंचे, वहां पूरा का पूरा देश जो है पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री हो गया। तो वहां पे वो भी बसे, तो वो क्यों करने में वहां सफल हो गए, और यहाँ पे उनका दूसरा मत हो गया कि नहीं भाई यहाँ तो हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे या जो लोग थे वो उनको हरा नहीं पाए। अब सवाल ये उठता है कि फिर मंदिर टूटे कैसे। देखिए पहले क्या ना, दान बहुत मंदिरों में रखता था और मंदिरों को कोई रक्षा करने के लिए सेना नहीं होता था। तो अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे अगर कोई लुटेरा हो और उसको कहीं भी बहुत इजीली कहीं पे जाके लूट खसोट करना हो, तो वहां जाके लूटेगा जहां पे उसको कहीं लड़ाई करनी ना मिले, कहीं उसको मतलब बोल सकते हैं कि कोई सामना करने को ना मिले, तो वो मंदिर मिलते थे। मंदिर पे आक्रमण किया, उनके खजाने लूटे, क्योंकि बहुत दान। आज भी देखिए कि उड़ीसा में एक जो चुनाव हुआ, जो नवीन पटनायक चुनाव हार गए, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा मंदिर का खजाना भी था। तो आप मंदिरों में कितने खजाने होते थे, तो उस समय सेना तो होती थी नहीं मंदिरों की रक्षा करने के लिए, तो उस समय ये लोग बहुत इजीली वहां पे अटैक करके मंदिर को तोड़ते थे, उनके खजाने को लूट लेते थे। लेकिन कभी भी जहां पे मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों की बात हो रही है, सोमनाथ से लेकर कोई भी मंदिर, वहां पे वो शासन नहीं कर पाए। अगर वो वहां पे अगर बोला जाए कि वो बहुत ज्यादा वहां पे बोल सकते हैं कि प्रभाव था, लोग डरते थे, तो फिर वहां पे शासन करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ये क्या करते थे कि मेरे हिसाब से देखिए, इतिहास तो क्या है कि मैं आगे बताऊंगा ये क्यों ऐसा मैं बोलता हूं कि आप अपने तरीके से लिख दो, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि फिर वो वहां पे राज्य क्यों नहीं कर पाए। इतिहास तो क्या है कि अपने तरीके से लिखा गया कि जिससे कि भारत के रहने वाले जो योद्धा हैं या राजा हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी या लड़ाई लड़े, उनके इतिहास को कैसे इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया जाए। आप किसी के बारे में अगर 4 लाइन लिखेंगे तो लोगों को लगेगा ही कि उनकी इतिहास थी नहीं, तो लिखेंगे क्या। तो एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी चली गई, और दूसरा अब आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आजादी के बाद जो पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम। अब अबू कलाम का जन्म स्थल कहाँ था? मक्का में, उस्मानी साम्राज्य में थे। भारत में आए, और ये जो अफगान के उलमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे, बाबर के समय हेरात से भारत आए। उनकी मां अरबी मूल की थी, पिता जो थे मोहम्मद खैरुद्दीन एक पारसी ईरानी निर्जातीय रूप से थे। अब ये, अब आप इनको समझ सकते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, ये सब आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि पूरी आरंभिक शिक्षा इस्लामिक तौर तरीकों से हुई। घर पर, मस्जिद में उन्हें अपने पिता, बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामिक शिक्षा के अलावा उन्हें इतिहास और गणित की शिक्षा भी और मौलानाओं से मिली। मतलब इतिहास की परीक्षा में जो उनका पढ़ाई लिखाई था वो मौलानाओं से मिली, ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ाई थे। तो इस तरह से उन्होंने, अब जो व्यक्ति इस तरह की पढ़ाई किया हो और जिस तरह से मतलब अगर इतिहास को, फिर वो उसी तरीके से अपने इतिहास को लेकर आगे जाएगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो देवबंदी विचारधारा के बहुत करीबी थे, देवबंदी के बारे में आप जानते ही होंगे। उसके बाद कुरान जो है, उसके जो जो भी कुरान से बहुत ही वो ज्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए उन्होंने, अब आप समझ सकते हैं कि उनका जो जो प्रभाव होगा तो वो किस तरह का प्रभाव। अब उसके बाद जो भारत के दूसरे जो शिक्षा मंत्री थे वो राज्य मंत्री थे, लेकिन जो उसके बाद जो शिक्षा मंत्री बने, जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर के आर श्रीमंत्री, वो राज्य मंत्री थे। तो इसलिए जो बोलते हैं लोग कि उसके बाद हिंदू भी रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि वो एक राज्य मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री नहीं थे। हुमायूं कबीर वो शिक्षा मंत्री हुए। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। अब आप समझ सकते हैं
कि जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय में इन लोगों का इनका एजुकेशन देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट करके भारत के इतिहास को, जो भारत का रहने वाला वो जो फखरुद्दीन अहमद थे वो मिले नेहरू जी को ब्रिटेन में, वहां से वो लेकर आए। तो आप क्योंकि भारत के इतिहास से, भारत के जो संस्कृति से जिसको कोई लगाव नहीं है, तो किस तरह का वो इतिहास लिखेगा, वो अक्सर जानते हैं। अब जब इस तरह का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में त्रुटियां पैदा होगी या मैनिपुलेट करके लिखा जाएगा। आपने देखा होगा कि नीरज अत्री करके मतलब पंजाब के एक बोल सकते हैं प्रोफेसर थे, उन्होंने इसी तरह आरटीआई दाखिल किया कि भाई कुतुब मीनार को किसने बनाया था, जब एनसीईआरटी के बुक पे, तो उन्होंने 1 साल तक शायद जवाब नहीं दिया, उन्होंने इस पे वीडियो भी बनाया। उसके बाद उनको बोला कि जवाहरलाल नेहरू के एक जो राइटर है उनके बुक से निकाला, उन पे जब पीआईएल किया गया, जब उन्होंने आरटीआई किया कि भाई आपको कहाँ से आया, तब वो आरटीआई में उनको उसका भी जवाब आया कि उनके पास ऐसे ही लिख दिया वो। तो कहने का मतलब क्या है कि इतिहास जो भारत की सरकार जिस तरह से चाहती थी, जिस तरह से हमें नेहरू जी चाहते थे, वो उस तरह से लिखा गया। उसका वजह ये था कि जब नेहरू जी कमजोर हो रहे थे 1958 के बाद से, उनकी जो, आप पहले जानते नेहरू जी कैसे बने थे, तो उनका उस तरह से पकड़ नहीं था कांग्रेस में, कितने लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। लेकिन ये मान के चलिए, जो आप लोग पढ़ेंगे तो पता चला कि जब भारत का विभाजन हुआ तो जो यहाँ के वामपंथी जो नेता थे वो चले गए पाकिस्तान में। लेकिन आपने वर्ल्ड में ऐसा कहीं जगह नहीं दिया हुआ जहां पे इस्लाम और कम्युनिज्म एक साथ सर्वाइव कर सके। जहां पे कम्युनिज्म होगा वहां इस्लाम नहीं होगा, और जहां इस्लाम होगा वहां कम्युनिज्म नहीं होगा। यही हुआ पाकिस्तान में। यहां से चले तो गए वहां पे, लेकिन वहां जाने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया, वहां के बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडर। उनको 12 साल के बाद जब छोड़ा गया तब वो आए भारत में। उस समय नेहरू जी की साख कमजोर होती जा रही थी, जिस तरह से चाइना के साथ उनका चल रहा था। तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, उनके सामने उनको, जो कम्युनिस्ट मानने वाले थे लोग, उनके साथ उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, पार्टी में नहीं चाहिए, जो भारत की जो बोल सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था है उसको हम देखेंगे। और वहीं से सारा जो अब घालमेल शुरू हुआ। अब जो चाहे इसको जाके रिसर्च कर सकता है, पढ़ सकता है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और यही वजह है कि भारत के जितने भी जो बड़े बड़े, आप जाइए सूरजमल, अभी मैं सुधांशु त्रिवेदी का देख रहा था, सूरजमल जाट के बारे में क्या बोलते थे कि एनसीईआरटी में अटल जी के टाइम में वो बदला गया, कि किस तरह से सूरजमल जाट के बारे में जो राजा थे महाराज, उनके बारे में लिखा गया कि वो किस तरह से लूटपाट करने वाले थे। वहीं पे पठान जो जो लूटपाट करते थे उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे कि आज का बोलते हैं ना कि वो टेररिस्ट है तो इंजीनियर का बेटा है, तो हालात का मारा है तो मास्टर का बेटा है। कैसे शब्दों को मैनिपुलेट करके उनके कन्विंस किया जाता है, या एक सिंपैथी उनके तरफ निकाली जाती है। ये आज भी नैरेटिव चल रहा है, उस समय भी चलता था। और आपको दिखाई देगा, लोग बोलेंगे अरे यार जयचंद ऐसा था। आज भी तो लोग ऐसे हैं जो जयचंद का किरदार को, जयचंद की बुराई करते हुए, अपशब्दों का जयचंद के लिए प्रयोग करते हुए खुद ही जयचंद के काम कर रहे हैं। आज ही ऐसे लोग, आज का स्टेटमेंट उठाकर ले लिए, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर किसी भी पार्टी में जो विपक्षी दल में, बीजेपी को छोड़ के, वो लोग किस तरह का भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं इनके समर्थन में। तो आज भी यही लोग आज के जयचंद बोल सकते हैं इनको। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज का इतना ही।